नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 14 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। आज का जो डिस्कशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो टॉपिक है सरकारी योजनाओं में देरी के लिए ना नौकरशाहों को मतलब कि ठहराया गया है कि उनके कारण ही क्या होता है, विलम्ब होता है। उनके कारण ही पूरी चीज़ें विलम्ब होती है। तो विलम्ब होने मतलब कि उदासीनता, देखिए योजना बनाना किसका काम है? योजना तो विधायिका बना देती है, ठीक है। लेकिन कार्यपालिका और कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका के लास्ट सदस्य एक डीएम भी होता है, एक आईएएस ऑफिसर, एक कर्मचारी, सभी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो योजना को या फिर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना नीचे की अधिकारी का बात होता है ना। उस अधिकारी ही तो कि जनता के साथ कनेक्ट रहता है। मोदी जी तो जनता के साथ कनेक्ट नहीं है ना, हर दिन तो मोदी जी जनता के पास नहीं जाएंगे। तो इसी के लिए जनता के पास जो कनेक्शन होती है वो सरकारी अधिकारी का होता है, नीचे स्तर के जो अधिकारी होते हैं। तो उनमें ही इसमें गड़बड़ी बताई गई है। एक्चुअली ये सिफारिश किया गया है, एक समिति है, समिति का नाम है कर्मी लोक शिकायत और विधि एवं न्याय संबंधित संसद की अस्थाई समिति, ठीक है। ये अस्थाई समिति के द्वारा सिफारिश दी गई। सबसे पहले तो इन्होंने प्रॉब्लम बताया कि ये जो योजना को क्रियान्वयन नहीं होता है तो इसके जो कार्य है वो नौकरशाही की जो व्यवहार है, उनकी क्षमता है वो कम है, मतलब वो उतना लाभ नहीं मिल पाता जिससे कि ज़रूरतमंदों तक लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब चीज़ें बताती है, कुछ इनके द्वारा सिफारिश किया गया है, ठीक है, कुछ सुझाव दिया गया है। सुझाव ये दिया गया है कि पहले आवश्यक सेवा सुव्यवस्था कर, ठीक है, कर क्या करना चाहिए, सभी नागरिकों को समयबद्ध तरीके से प्रदान करवाना चाहिए। मतलब कि पहले ये काम करिए कि सेवाओं का ना व्यवस्थित ढंग से आप इम्प्लीमेंट करवाइए, और इम्प्लीमेंट करवाने के बाद इनको सही ढंग से मतलब कि सेवा देना चाहिए। मतलब आप जनता समझिए, जनता है, जनता को क्या चाहिए? सेवा चाहिए। आप तो सिविल सेवक बनते हैं, सिविल सेवक मतलब एक नौकर बनते हैं। मतलब कि आप सीधा सीधा समझिए, सिविल सर्वेंट, सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर होता है। तो हम जब एक अधिकारी बनते हैं तो एक सेवक होता है। नौकर कहना तो एक एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, हम सेवक इसको कह सकते हैं। सिविल सेवक होता है, राइट। तो सिविल सेवकों का क्या काम होता है? सेवा प्रदान करना। तो एक व्यवस्था आप बनाइए, उस व्यवस्था के दायरे में रह के आप जनता को, सभी नागरिकों को क्या करें? सेवा प्रदान करें, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय सुशासन केंद्र दायरे और गतिविधियों को व्यापक बनाने की जरूरत है। मतलब कि सुशासन का जो दायरा होता है ना, इसको आपको क्या करना है? व्यापक बनाइए, जिससे कि क्या हो कि सुशासन मतलब क्या होता है? गुड गवर्नेंस। व्हाट इज गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस किसे हम कहते हैं? देखिए गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस, ठीक है। गुड गवर्नेंस क्या होता है? गुड गवर्नेंस के अंदर क्या होना चाहिए कि आपकी शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। मतलब कि ये सब आयाम है गुड गवर्नेंस का। तो गुड गवर्नेंस के साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो भी गतिविधियां है उसमें पारदर्शिता झलकनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ठीक है। उत्तरदायित्व होना चाहिए कि कोई भी काम यदि नहीं होता है तो उसके लिए पर्सन ए जिम्मेवार है कि इसी से ये कारण ये लीक हुआ था। नहीं तो क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सेकंड पर्सन क्या करते हैं? उसको बताते ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ए बोलता है बी ने किया, बी बोलता है सी ने किया। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात की जाएगी। उसके बाद बात की जाती है कि ऑफिसों में ना, ठीक है, अफसरों को ई ऑफिस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ई ऑफिस आपने देखा होगा कि कोविड के लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम की एक प्रथा चली है, जिस प्रथा के दौरान क्या होता है कि आप घर में रह के भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह का सरकारी कामकाजों को भी सुधार करके वर्क फ्रॉम होम जैसे क्रियान्वयन करना चाहिए। आप मान लेते हैं कि कोई अधिकारी है, वो छुट्टी पे है, मतलब नहीं आ पा रहे हैं, सिंपल, तो उनको इजी एक्सेस दीजिए कि आप जहाँ पे हैं वहाँ से ही काम करिए। लेकिन यदि वो वहाँ से काम करेंगे तो क्या है? सेवा स्पीड होगा, सेवा फास्ट होगा, कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई घर पे भी है, कोई ऐसा काम आ जाता है, तो उसके लिए क्या हो कि आप ऑफिस जाओगे, फिर कल होगा, 10 मिनट का काम है, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप खोलिए और इस 10 मिनट का काम को आप समटा दीजिए, निपटा दीजिए। तो इस तरह का काम को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, इस समिति के द्वारा सिफारिश किया गया है। उसके बाद सभी पेंशन जो भोगी है, मतलब जिसको जिसको पेंशन मिलता है, उनके लिए एकीकृत उपाय करने की ज़रूरत है, ठीक है। एकीकृत उपाय मतलब कि जितनी भी प्रॉब्लम है ना, समस्या को आप एक जगह लेके आइए और एक सल्यूशन दीजिए, वन डोर सल्यूशन दीजिए एक विंडो के सामने। उसके बाद इसमें बात किया जाता है, सरकार जो है ला सकती, आने वाले समय में सरकार डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क ला सकता है। अब बात होती है कि डाटा
गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होता है? डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क ये होता है कि इसके अंतर्गत एक जो विभाग है वो दूसरे विभाग के साथ अपनी डाटा को साझा करेंगे। ठीक है, अब समझिए। अब मान लीजिए कि ये किसान वाला है और ये मंडी है। ठीक है, अब किसान की जो ट्रेनिंग देने वाला है और मंडी है, इन दोनों के बीच में डाटा को आदान प्रदान किया जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि हम जो ट्रेनिंग देके दे रहे हैं तो उसका लाभ कितना हो रहा है, ये भी एक्चुअली डाटा का एक्सेस कर पाएंगे कि कितने कितने किसान ने ट्रेनिंग लिया था जिसके दौरान ये काम हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दूसरे के साथ क्या करना चाहिए, हमें डाटा को साझा करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। पेज नंबर 7 में इसमें कुछ और डिटेल है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन पे फिर से हम वापस आएंगे। चलिए 7 नंबर पे क्या दिया हुआ है देखिए, 1 मिनट। हाँ, ये रहा। ठीक है, अब 7 नंबर में बताया जाता है कि इससे क्या होगा कि नीति बनाने में आसानी होगी। और इससे अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है, अब नीति जो बनाया जाएगा ना, तो ये नीति बनाने वाले इसको भी एक्सेस कर सकती है, इसको भी एक्सेस करती सकती है, ट्रेनिंग सेंटर को भी और मंडी को भी। जब ट्रेनिंग सेंटर और मंडी दोनों को देखा जाएगा तो इसमें एक्चुअली पता चलेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो उसी ढंग से क्या होगा, नीति बनाया जाएगा। नहीं तो इसका अलग नीति, इसका अलग नीति, तो एक दूसरे की नीति क्या होगा, एक साथ जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन विषय जो है, सब्जेक्ट जो है, वो एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी एक साथ जुड़ा हुआ है। राइट, तो इस चीज़ों को समझेंगे। साथ नीति बनाने में फ़ायदा होगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से किसके फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा होगा। राइट, इसके साथ साथ एक चीज़ इसमें थोड़ी सी चुनौती आ सकती है कि इस तरह का यदि डाटा बेस रहेगा ना, तो जिसको उसको क्या करना पड़ेगा, डाटा को सुरक्षा और निजता को जो है ना, इसके सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। अब देखिए, निजता के जो अधिकार है 2017 में पुट्टास्वामी केस से आया है। यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, तो ये आप याद करके रखेंगे। आर्टिकल 21 के अंतर्गत 2017 में पुट्टास्वामी केस में ही ये बताया गया था निजता के अधिकार के लिए कि वह मौलिक अधिकार है। तो इस तरह का बात किया जा रहा है। इससे क्या होगी कि सरकार के अंदर पारदर्शिता बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, ये सारा चीज़ें बढ़ा जाएगा यदि डाटाबेस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अभी इस आर्टिकल में देखते हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि ईडी के लेके, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड हो जाता है, वो होता है फेमा। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम फेमा के बारे में देखते हैं। फेमा का जो पूरा नाम है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये फेमा है। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, ये जो है आर्थिक सुधार के, ठीक है, उदारीकृत परिदृश्य को दिखाता है। फेमा के जगह पे लाया गया था। इसको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में लाया गया है। ठीक है, 1999 में लाया गया है। इससे भारत में जो निवासी है किसी भी व्यक्ति को स्वामित्व के लिए, ठीक है, उसका स्वामित्व जो होती है उसको नियंत्रण करता है। या देखो, मैं सिंपल से समझाता हूँ। ये व्यक्ति मान लीजिए कि यह भारत में का नागरिक है, लेकिन इसका विदेश में भी कोई कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी है, यूएसए में कंपनी है और नेपाल में भी कंपनी है। तो ये जो कानून है उसके सारे कंपनियों पे लगेगा। ये नहीं कि सिर्फ इसके भारत में ही जो कंपनी है उसके ऊपर ही लगेगा, ये उसके भारत से बाहर भी है, जो भी शाखा है, कार्यालय है, उस पर भी ये कानून का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यह निवेशक को क्या करती है, निवेशकों के अनुकूल विधा बनाती है, मतलब कानून बनाती है, विधान के रूप में देती है। इससे क्या करते हैं, मौद्रिक सशक्तता और दंड की भुगतान की जाती है। यदि मान लीजिए कि फेमा जो एक्ट है इसका यदि आप उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको पैसे का क्या करना पड़ेगा, जुर्माना दिया जाता है। इसमें कोई सज़ा नहीं है कि आपको 5 साल की सज़ा, 6 साल की सज़ा होगा। इसमें दंड के रूप में, पेनल्टी के रूप में आपको आर्थिक दंड ही दिया जाता है। लेकिन बात किया जा रहा है, सिविल कार्रवाई भी हो सकती है। कब? जब आपको भुगतान करने के लिए बताया जाए और नोटिस मिलने के बाद 90 दिन तक यदि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देखते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उसका ना नोटिस का कोई जवाब देते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये कार्रवाई किया जा सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है या सिविल कार्रवाई की जा सकती है। राइट, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो यहाँ पे समझिए इसका उद्देश्य क्या है, फेमा का उद्देश्य क्या है। फेमा का उद्देश्य है कि विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना, मतलब विदेशी जो भुगतान है, भुगतान को आसान बनाना है। ठीक है, और विदेशी मुद्रा को क्या करना है, अनुचरण करना और संवर्धन करना। ये सारे चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसको दोनों क्या है, इसके दोनों का उद्देश्य है,
है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत, एक ये पेज के अंतर्गत है और मुझे ना बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये आर्टिकल। ठीक है, देखिए आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारे जो विदेश मंत्री है उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया था कि हम जो रसिया से जो तेल जितना लेते हैं ना, पश्चिमी देश एक दिन में उतना ले लेता है, एक दोपहर तक। तो ये मत बोलिए कि हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसी का जवाब है, उसी तरह का चीज़ें स्टेटमेंट कहा गया। देखिए अब यूएसए के द्वारा कहा जाता है, हर वक्त यूएसए क्या करती है, मानव अधिकार का क्या करता है, मतलब कि बढ़ावा देने के लिए अपने आप को प्रतिनिधित्व मानता है कि मानव अधिकार का हनन ना हो विश्व स्तर पे। तो ये एक ठेका लेके रखे हुए हैं, राइट। तो उसी तरह से इन्होंने बताया था कि भारत में जो मानव हनन हो रहा है मानव अधिकार का, उस पर यूएसए क्या करती है, वॉच कर रही है, उसको देख रही है, नज़दीक से देखा जा रहा है। तो उसी का जवाब देते हुए जयशंकर जी ने बोला था कि भारत भी जो मौल्य है उसका हनन हो रहा है यूएसए के अंदर, उससे भी चिंतित है। भारत भी अमेरिका में मानव अधिकार के हनन से चिंतित है। डू एंड डाई, ठीक है, राइट। तो ये वाले चीज़ें होती है कि अब वो डरने वाला भारत नहीं है कि आपके परफेक्ट में ये चीज़ें होगा कि यूएसए बोल रही है ऐसा स्टेटमेंट तो भारत नहीं बोलेगा। भैया आप भी बोलोगे तो आप भी पहले अपने अंदर देखो, फिर आके मुझे बताना। सिंपल सा चीज़ है ना। कोई स्टूडेंट आपको क्या करता है, आके सलाह देता है कि अरे भाई 10 घंटा पढ़ लो। उससे पूछो तुम कितना घंटा पढ़ते हो ये पहले मुझे बताओ। खुद तो 10 घंटा पढ़ के आओ। हम खुद 10 घंटा हम खुद कंटिन्यू नहीं है, और जब हम खुद कंटिन्यू नहीं है तो हम क्यों कैसे कह सकते। जैसे हम मेंटरशिप प्रोग्राम करवाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद कंटिन्यू रहूँ, ठीक है, कंसिस्टेंसी फॉलो करके रखूँ। मैं आधे घंटे के लिए क्लास लूँ, लेकिन लूँ, जिससे क्या होता है कि मैं कल के डेट में यदि स्टूडेंट को बोल पाऊँ कि आप कंटिन्यू नहीं रहते, कंसिस्टेंसी फॉलो करिए, तो यदि हम नहीं फॉलो करते तो उनके अंदर से मन में आएगा सर तो खुद करते नहीं है, मुझे भाषण दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह की बातें आती है। तो वही चीज़ होता है, यूएसए खुद तो करता नहीं है, खुद तो अपने यहाँ पे मानव अधिकार, आपने देखा होगा कि एक ब्लैक जो व्यक्ति है उसको डेथ भी हो गया था, उसके कर्मी के द्वारा मारा गया था, ठीक है। तो इस तरह की घटना होती है उनके यहाँ पे। अब होती है, भारत ऐसा देश है, भारत इतना विविधता तो यूएसए में है भी नहीं, डाइवर्सिटी जितना डाइवर्सिटी हमारे भारत के अंदर है। तो भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, हमारे अंदर विविधता है, ठीक है, फिर भी हम क्या है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं एकता बनाने का। अब देखिए कभी कभार ऊपर नीचे होता है, लेकिन भारत इसको मैनेज करने के लिए कैपेबल है, राइट। तो हमें कोई दूसरा आके बोले जबकि दूसरे के घर में खुद ऐसा काम होता हो। ये स्टेटमेंट दिया गया था हमारे जयशंकर जी जो थे विदेश मंत्री। ये एक्चुअली जो मानता है कि भारत का विश्व स्तर पर किस तरह का प्रभाव हो चुका है, कि जो वर्ल्ड का सुपर पावर है आज उसको आंख में आंख दिखा के बात कर रहा है। तो ये एक हमारे लिए गर्व की बात है और हमारी नीति के लिए गर्व की बात है। देखिए अब दो चिंता जताई जा रही है यूएसए के द्वारा। मैं एक परिप्रेक्ष्य आपको बताता हूँ। इसमें एक दो दिन पहले ही आर्टिकल आया था हिंदू के अंदर। एक परिप्रेक्ष्य ये है कि मान लेते हो कि इसको डर है, यूएसए को ये डर है कि शायद रसिया, रूस, चीन और भारत, आप सोचोगे कि सर आप बोलोगे भाई एक बात बताओ, आप बताइए दोस्त एक बात बताओ कि ये चीन तो हमारा दुश्मन है। तो देखिए ये विदेश नीति है, यहाँ पे कोई परमानेंट ना दुश्मन है ना परमानेंट कोई दोस्त है। सभी अपने राष्ट्रीय हित के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? राष्ट्रीय हित के लिए काम करते हैं। तो राष्ट्रीय हित हमारा जिसके साथ रहेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो मान लीजिए ये त्रिकोणीय स्तर हो जाता है, ये भारत है, ठीक है, इंडिया, ये त्रिकोणीय स्तर बनता है। तो यूएसए के लिए सोचिए ना क्या होगा। चाइना बहुत मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, भारत बाजार, ठीक है, रूस सारा चीज़ें हैं, प्राकृतिक गैस सारी चीज़ें आ सकती है यहाँ से। तो ये परिप्रेक्ष्य यदि आ जाएगा तो वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो जाएगी, फिर यूएसए का क्या होगा। तो यूएसए ना इस चीज़ से भी डरता है कि शायद भारत इस तरफ ना झुकाव चले जाए। और जिस तरह का अभी परिप्रेक्ष्य है रूस के दौरान, ठीक है, रूस की जो चीज़ें हो रही है तो उससे भारत यूएसए को लग भी रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है। आर्टिकल इस पेज में है कि G7 कंट्री में भारत हिस्सा ले सकता है, मोदी जी हिस्सा ले सकते हैं। ये बैठक जो है वो जर्मनी में होने वाला है, राइट। और ये सबसे अहम चीज़ होता है कि 2019 से, ठीक है, 2019 से भारत इसमें शामिल होते आया है। इसको भारत को आमंत्रित किया जाता है परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखिए G7 का भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, फिर भी भारत को हर एक साल 3 साल से 4 साल से लगातार आमंत्रित किया जा रहा है।
तो ये एक अच्छा साइन जाता है हमारी वर्ल्ड के परफेक्ट में। अब हम देखते हैं कि G7 क्या होता है और इसके लिए भारत का क्या महत्व है। ठीक है, तो G7 आपको पता है कि G7 जो है वो एक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसके परामर्श से शामिल हुआ था। ये 1975 में G7 की उत्पत्ति के बाद एक लोकतांत्रिक रहे थे। ठीक है, अब ये 1975 में से पहले, ठीक है, 75 में क्या था कि G6 हुआ करता था, जिसके अंतर्गत USA, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ये 6 देश थे। उसके बाद 76 में 1976 में, ठीक है, कनाडा के समूह, कनाडा जो होता है ना, कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। कल एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके एक थोड़ा सा फीडबैक दिया था, बहुत अच्छा लगा। देखिए, जो भी मेरे अंदर जो भी कमियां हैं ना, जो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, आप फुल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको लगेगा कि उनको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है, मुझे कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब आप सजेशन दोगे ना तभी क्लियर होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपकी वॉइस क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं है, तो मैं बता दूं कि 1-2 दिन थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, और फिर मैंने माइक भी चेंज करने का कोशिश किया है। राइट, एक ये है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि आप 1800 था तो उसको शायद हम 1900 बता रहे थे, तो ये है। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, जब हम रिदम में होते हैं ना, फ्लो में होते हैं, तो 1-2 चीज़ें मिस हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे, इसको आइडेंटिफाई किया जाए। राइट, तो 1976 में ये क्या था, कनाडा जो था वो कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। कनाडा जब शामिल हो गया तो इसका नाम पड़ गया G7 कंट्री। ठीक है, बाद के दिनों में बाद के दिन में रूस को भी इसमें शामिल किया गया, और रूस को शामिल करने के बाद ये G8 हो गया था। ठीक है, G7+1 G8 हो गया था। लेकिन 2014 में यूक्रेन और क्रीमिया के ऊपर जो आक्रमण होता है, और खासकर अभी भी आप देख सकते हैं यूक्रेन के ऊपर जो आक्रमण किया गया है, इससे 2014 में रूस को इससे हटा दिया गया, निकाल दिया गया। राइट, अभी शायद G20 से निकालने की बात चल रही है रूस को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चीज़ें आ जाती है कि भारत के लिए सम्मेलन में भाग लेना और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पहला तो है कि अमेरिका का फर्स्ट नीति, ठीक है, और अमेरिका इज बैंक। ठीक है, ये अमेरिका इज बैंक है, ये क्या है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी। जबकि भारत का बहुत ज़्यादा व्यक्ति अमेरिका में जाके काम करता है। जब वो अमेरिका में जाके काम करता है या भारत फर्स्ट का नीति आएगा, तो कहीं ना कहीं भारत की जो हित है उस ख़त्म होगा। क्योंकि यदि प्रवासी मजदूर यदि बाहर रहते हैं ना, ठीक है, और वो वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी GDP के लिए वो लाभकारी होता है। ठीक है, उसी तरह से जिससे कि विश्व की समीकरण बना जाए। उसके बाद एक मजबूत G20 के साथ यदि हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, एक चीन की प्रॉब्लम, ठीक है, चीन की चुनौतियाँ, उसके बाद जलवायु परिवर्तन को पकड़ चीज़ों को करना, तो इन सारी चीज़ों को मतलब कि समझ लीजिए, इसका मतलब है इन सारी चीज़ों का मकसद को, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए G7 जैसे मजबूत संगठन का में हम मजबूत में के साथ हमारा रहना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद है G7 से G11। देखिए, पूर्व जो राष्ट्रपति थे अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बताया था कि देखिए G7 को आप G7 बहुत दिनों तक नहीं रख सकते, नहीं तो इसकी जो महत्व है ना वो कम हो जाएगा। इसकी महत्व को बनाए रखने के लिए आपको इसमें विस्तार करना पड़ेगा। ठीक है, विस्तार करने की बात की गई थी, तो विस्तार में इन्होंने बताया था कि G7 से G11 करिए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ठीक है, तो इन चारों देशों को शामिल करके इसको G7 को G11 में बदलने की बात की गई थी। ठीक है, भारत को इसमें केंद्र में रखा गया था और विश्व स्तरीय इस पर आवाज़ उठाई गई थी। ठीक है, उसके बाद और महत्वपूर्ण हो जाता है हमें चीन से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वैश्विक आकांक्षा को पूरा करने में जो चीन है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी जो विस्तारवादी नीति है वो बार बार आप देखेंगे कि प्रॉब्लम आ जाती है। राइट, उसके बाद है कि विश्व की शक्ति, मतलब कि विश्व शक्ति के बीच में संतुलन के लिए आसान बनाता है। यदि G7 भारत में रहेगा ना, तो अमेरिका और रूस के बीच में एक नए सिरे से बात करके आप भारत देख रहे हैं कि एक रूस के साथ भी बैलेंस बना रहा है, अमेरिका के साथ भी बैलेंस बना रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का। ठीक है, उसके बाद है G7 में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। पहले तो है हितों का टकराव। भारत और पश्चिमी देशों के बीच में ना जो बढ़ती
बट चीज़ जो हित है, ठीक है, उसको लेके इसमें ये चीज़ें कहा गया है कि इसमें हित को लेके टकराव हो सकता है। पश्चिमी देश के भीतर क्या है, विचलन कई राज्यों में उनके जो आर्थिक भूमिका को लेके सोशल मीडिया के लोकतांत्रिक विनियमन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करता। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि दोनों के बीच में हित को लेके टकराव होता है। उसके बीच में उसके बाद है G7 के भीतर जो आंतरिक संघर्ष है, जैसे आप देख सकते हो कि जलवायु परिवर्तन से USA एक समय बाहर आ गया था जब डोनाल्ड ट्रंप था, तो वो बाहर आ गया था। उसके बाद है सुरक्षा में योगदान देना, ईरान के इशू, आप देख सकते हैं ईरान से हम बहुत ज़्यादा तेल को आयात करते हैं, तो आयात करते थे, अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा में कम किया जब से सेंसस लगा दिया है USA ने, 2018 में लगाया था सेंसस, ठीक है। तो इन मुद्दे पे जब किया गया तो ये क्या हो जाता है कि सदस्यों के बीच में ये सारी चीज़ें आंतरिक इशू भी है। उसके बाद है उभरता हुआ जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध किसके द्वारा, चीन और USA के द्वारा। चीन और USA के बीच में ना एक कोल्ड वॉर के तरह ही चल रहा है, व्यापारिक वॉर, उसको ट्रेड वॉर के नाम से दिया गया है कि ट्रेड वॉर चल रहा है दोनों के बीच में। तो ये सब सारी चीज़ें भी एक कहीं ना कहीं भारत को भी इसके लेके काम करता है। ओके, निष्कर्ष में बताया जाता है कि भारत एशिया और दक्षिण विश्व में अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए और पश्चिमी देशों के साथ एक अधिक उत्पादन साझेदार को बढ़ाने के लिए, जैसे देख रहे हैं आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, अभी कनाडा से करने की बात की जा रही है, ब्रिटेन से करने की बात की जा रही है, ठीक है, हमने ऑस्ट्रेलिया से किया है। तो इसको और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया आयाम जुड़ सकता है यदि इस तरह से संगठन में हम आते हैं, और जिससे क्या होगा कि आर्थिक व्यवहार में सुधार किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन में को कम करने के लिए, ठीक है, हरित विकास को बढ़ावा देने में, और भविष्य में विश्व में जो महामारी है जैसे कोविड-19 है उसको साझे तौर पे हम क्या कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे उसको, बीमारी को, और फिर इस तरह की चीज़ों को ख़त्म कर सकेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। यदि आप 2022 और 2023 और 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं UPSC का, तो आप लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ों की प्रॉब्लम की सल्यूशन होता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, टारगेट दिया जाता है डेली का। ठीक है, हमें सबसे बड़ा इस एग्ज़ाम में है क्या छोड़ना है, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे आता है आपको किस चीज़ों को कितना टाइम देना चाहिए। हमारे अंदर यही रहता है कि कब हम क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पे सल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में है। इस पेज में आर्टिकल है कि हाल ही में एक वर्डिक्ट गया था, ठीक है, एक केस गया था, जिस केस में बताया गया था कि एक धर्म स्थल संहिता होना चाहिए भारत के अंतर्गत। तो इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, विधायिका को मतलब कि संसद को कानून बनाने के लिए हम वो आदेश नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते। क्योंकि आप समझिए, सरकार जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसका 3 पिलर है, एक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पे क्या है, शक्तियों का पृथकीकरण किया गया है। शक्तियों का पृथकीकरण मतलब सेपरेशन ऑफ पावर को बांटा गया है। तो सबका अपना अपना पावर है। विधायिका का पावर कानून बनाना है, कार्यपालिका का जो पावर है, ठीक है, शक्ति है, वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करना। और इसमें यदि राष्ट्रीय हित को, फंडामेंटल राइट को, संविधान के खिलाफ ना गया हो कोई कानून, तो ये चेक करना न्यायपालिका का काम है। लेकिन न्यायपालिका का काम तो ऑर्डर देना नहीं है ना विधायिका को कि आप इस तरह का कानून बनाइए। तो यही चीज़ें बात किया गया है कि यदि हम इस तरह का ऑर्डर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कामों में टकराव आएगा, ठीक है, हितों में टकराव आएगा। इसीलिए हमें इस तरह का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या न्यायपालिका संसद को ऑर्डर दे सकती है कानून बनाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नहीं दे सकती है, ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत ये आर्टिकल है, ये छोटा सा, ये बात ये किया गया है कि नई जो एजुकेशन नीति है, शिक्षा नीति, इसको तेज़ी से अमल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ढीलापन वाला चीज़ें चल रही है वो चीज़ें नहीं चलेगा। आप 2 तरह के कोर्स को बनाने की बात की गई है, हमने कल भी चर्चा किया था, तो इसको इम्प्लीमेंट सही से करने की बात की गई है, राइट। चलिए, अब थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए तो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हम इससे पहले
डिस्कस कर चुके हैं, और फिर एक अच्छा आर्टिकल आए कभी तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत नहीं, इस पेज के अंतर्गत ये वाला आर्टिकल हमने डिस्कस कर ही चुके हैं, ये वाला आर्टिकल नहीं है इंपॉर्टेंट। देखिए ये वाला आर्टिकल हम सीधा सीधा बताते हैं, उतना इंपॉर्टेंट एनालिटिकल वे से तो है नहीं है। देखिए अभी हाल ही में क्या था कि अमित शाह जो थे उन्होंने हिंदी को भारत में संपर्क भाषा बनाने की बात की गई थी। अब देखिए संपर्क भाषा क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का है, ठीक है, भारत में वेस्ट बंगाल का है, ठीक है मानिए, और कोई व्यक्ति केरल का है, ठीक है, केरल। अब ये दोनों व्यक्ति ना ये बोल पाते हैं, अपने ये बंगाली बोलते हैं, ये मलयालम बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में तो अपनी स्थानीय भाषा में संपर्क होगा नहीं। तो अभी क्या होता है, इन दोनों के बीच में संपर्क होने के लिए इंग्लिश को भाषा है, ठीक है, जिन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अमित शाह जी के द्वारा बताया जा रहा था कि इसमें हिंदी जो है, हिंदी को अब हिंदी को संपर्क वाला मतलब ये दोनों मिले तो हिंदी में बात करें, इंग्लिश में ना। तो इस तरह की बात की गई थी। तो इन्होंने राइटर बता रहे हैं कि देखिए इसको लेके 1937 से ही आंदोलन चल रही है मद्रास प्रांत में, खासकर तमिलनाडु क्षेत्र में। ऐसे जब भी बात होती है हिंदी को बढ़ावा देने की, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो आगे आगे इसमें डिमांड करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये गतिविधियाँ, इसमें यही चीज़ें बात की गई है और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं, ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक चीज़ें बताया कि अब श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका में जो अभी लोकल क्राइसिस चल रहा है उसके बीच में जब मीडिया गई, हिंदी मीडिया भारत का, और जब लोगों से हिंदी में सवाल पूछा तो उन्होंने हिंदी में जवाब दिया। तो जब वहाँ पे वो चीज़ें डेवलप हो रहा है तो भारत के अंतर्गत वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज़ों की लेके बात की जा रही है। वही देखिए भारत में क्या है, भारत में भाषा को लेके बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोली बोला जाता है भारत के अंतर्गत। तो यही चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत उतना डिटेल नहीं है कि आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल ना, आज हमारे संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मतिथि है, ठीक है। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के अवसर पे यह आर्टिकल लिखा गया था कि सशक्त भारत के लोकतंत्र को शिलालेख करते हैं, हम इन्हीं से लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ें है कि मोदी सरकार इस तरह से लेती है, सरकार इस तरह से ले रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नेहरू का ये योगदान था। तो इन सारी चीज़ों को है तो उतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास यदि टाइम है तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उसको हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्य मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो पे आप जाके वीडियोस को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंतर्गत आपको क्या क्या शामिल किया जाता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।